Topic of today is chemical equilibrium. केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले बेटा इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ प्रोसेस। इक्विलिब्रियम इज ए स्टेट ऑफ प्रोसेस इन विच प्रॉपर्टीज लाइक एज टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, ये सभी आपकी चेंज नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। दे डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ठीक है बेटा, मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजना। मयंक बेटा मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजियो अभी, देखो आज में कौन कौन नहीं है क्लास में। सो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? इट इज ए स्टेट ऑफ प्रोसेस, इट इज ए स्टेट ऑफ प्रोसेस in which properties like temperature, pressure, concentration of the system do not change with the passage of time. With the passage of time. इसका मतलब क्या है बेटा? ये एक ऐसी स्टेट है, ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो आपकी प्रॉपर्टीज होती है लाइक एज टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, ये सब आपकी चेंज नहीं होते विद द चेंज इन टाइम। मतलब प्रोसेस आपकी कंटिन्यू चल रही है लेकिन प्रेशर में, टेम्परेचर में, वॉल्यूम में, इन सब में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, तो उसको हम बोलते हैं बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम। दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल रिएक्शन की बात होगी तो उसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम ही बोलते हैं। ठीक है, प्रणाम सर। इक्विलिब्रियम का मीनिंग ही ये होता है कि नो चेंज, कोई भी चेंज उस टाइम पे हो ही ना प्रेशर में, ना टेम्परेचर में, ना कंसंट्रेशन में। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। So it is a state of process in which the conditions like as temperature है, pressure है, concentration of system है, they do not change with respect to the passage of time. बेशक आपका टाइम कंटिन्यू चलता रहे लेकिन प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, इन सब चीजों में कोई भी चेंज नहीं आता। अगर ऐसी प्रोसेस आपकी ऑब्टेन हो जाती है, इट मीन्स हम ये बोलते हैं कि जो हमारे रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे आ चुकी है। ठीक है बेटा, समझ गए? अब जो ये इक्विलिब्रियम है ये दो तरह की होती है। एक आपका होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, एक तो आपका होता है बेटा फिजिकल इक्विलिब्रियम, और एक आपका होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। बेटा सभी बच्चे अब साथ साथ नोट्स बना ले, अब मैं किसी को पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करूंगी आगे से। फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इन दोनों में बेटा क्या फर्क है आप ये देखिए। अगर मान लो कोई भी प्रोसेस है उसमें सिर्फ फिजिकल चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम, और अगर किसी प्रोसेस में सिर्फ केमिकल चेंज होता है तो उसे हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? प्रोसेस इन्वॉल्विंग ओनली फिजिकल चेंजेस, प्रोसेस इन्वॉल्विंग ओनली फिजिकल चेंजेस, जहां पर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंज हो। मतलब बेटा सॉलिड से लिक्विड बन गया, लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस, गैस टू लिक्विड, जहां पर सिर्फ फिजिकल चेंजेस होते हो और उसमें अगर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होती है तो उसे हम कहते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। और केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा? ऐसी प्रोसेस जहां पर कोई केमिकल चेंज होता हो, मतलब जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रही हो, कुछ रिजल्टेंट आपका आ रहा हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट वगैरह बन रहा हो, तो उसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या लिखोगे? प्रोसेस इन्वॉल्विंग ओनली केमिकल चेंज, प्रोसेस इन्वॉल्विंग ओनली केमिकल चेंज, जहां पे सिर्फ केमिकल चेंज होगा उसे हम कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, और जहां पर फिजिकल चेंज होगा उसे हम बोलेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जहां भी डाउट हो बेटा अपने आप को अनम्यूट करके बोल देना। अब आप देखिए हम कोई भी रिएक्शन यहाँ पे लेके चलते हैं,
मान लीजिए बेटा मैंने एक जनरल सी रिएक्शन ली, कंसीडर ए रिएक्शन, कंसीडर ए रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन मैंने ये ले ली, मान लो ए मोल ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी। जो ये रिवर्सिबल का साइन होता है, इसका मीनिंग ये है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम पे है, अभी इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल ऑफ बी, इससे आपका बन रहा है मान लो एक्स मोल ऑफ एक्स प्लस वाई मोल ऑफ वाई। तो ये आपके लेफ्ट हैंड साइड वाले क्या हो गए, रिएक्टेंट, और सॉरी बेटा लेफ्ट हैंड साइड वाले क्या हो गए, रिएक्टेंट हुए, और राइट हैंड साइड वाले आपके क्या हो गए, प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है बेटा, जो ये डबल एरो है इन दोनों के बीच में, ये डबल एरो आपका क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डबल एरो रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। डबल एरो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। डबल एरो रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब अब जितना ए और बी से एक्स और वाई बन रहा है, उतना ही एक्स और वाई दोबारा ए और बी भी आपका बना रहा है। जितनी रिएक्शन फॉरवर्ड चल रही है, उतनी ही रिएक्शन बैकवर्ड भी चल रही है। कुल मिला के रिएक्शन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम वो ही प्रोसेस है जहां पर कोई भी चेंज होना बंद हो जाता है। इक्विलिब्रियम का सिंपल सा वन वर्ड में क्या मीनिंग होता है, नो चेंज इन द रिएक्शन, ठीक है। अब बेटा इसके आगे आप देखिए, हम यहाँ पे बात करेंगे इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस की। इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस, इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस, कि फिजिकल प्रोसेस में कैसे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है वो आप देखिए। तो आपको पता है फिजिकल प्रोसेस का मीनिंग क्या है, सिर्फ फिजिकल चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड गैस बन रहा है या गैस से लिक्विड सॉलिड बन रहा है, इन सभी को हम बोलते हैं बेटा फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। तो फिजिकल प्रोसेस में क्या होगा, सिर्फ आपका फेज चेंज होगा। जैसे बेटा सॉलिड है, सॉलिड से क्या बन जाए, लिक्विड, मतलब आइस है, आइस मेल्ट होके क्या बन गया, वाटर बन गया। है तो वाटर ही ना, बस उसकी स्टेट चेंज हुई है, पहले वो सॉलिड था, अब वो कैसा हो गया, लिक्विड हो गया। तो इसको हम बोलते हैं फिजिकल प्रोसेस। ऐसे ही लिक्विड से हमारा क्या हो गया, गैस। लिक्विड से बेटा क्या बन सकता है, गैस। जैसे वाटर को बॉईल किया, तो वाटर बॉईल करने पर क्या बना देगा, वाटर वेपर, तो स्टेट लिक्विड से कैसी होगी, गैसियस होगी। थर्ड आपका क्या हो जाएगा, हमने गैस लिया और गैस किस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड में, या सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में, एक ही बात है। तो सिर्फ यही बेटा आपके फेज चेंज होंगे, तीन ही फेज में चेंजेस होंगे, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, या इससे उल्टा भी आप कंसीडर कर सकते हो। तो अब हम इन सभी के एग्जांपल्स यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम की। ये तीन तरह के आपके फेज ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं फिजिकल प्रोसेस में। These are the three type of phase transformation in the physical processes. वो कौन कौन से हैं देखिए बेटा। तो सबसे पहला हम करेंगे सॉलिड एंड लिक्विड इक्विलिब्रियम। सॉलिड एंड लिक्विड इक्विलिब्रियम, फर्स्ट टाइप है फिजिकल प्रोसेस की सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसमें क्या है देखिए बेटा, इसमें क्या होगा देखिए, हमने मान लीजिए बेटा सॉलिड में ले लिया शुगर और लिक्विड में मैंने ले लिया वाटर, ठीक है। हमने क्या लिया, एक गिलास पानी लिया, उसमें हमने 1 स्पून शुगर डाला। वो शुगर धीरे धीरे आप क्या देखोगे, जो शुगर के पार्टिकल का साइज है वो छोटा होता जा रहा है, और थोड़ी देर में एक स्टेज क्या आएगी, तो आपको शुगर के पार्टिकल्स दिखने बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो किस में मिक्स हो गए हैं बेटा, जो आपका खाली स्पेस था बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, उसमें आपके शुगर के पार्टिकल मिक्स हो गए हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिजोल्यूशन। इसे हम क्या बोलते हैं, डिजोल्यूशन। तो किसी भी सॉल्यूट का एक लिक्विड में डिजोल्व हो जाना, उसे हम बोलते हैं डिजोल्यूशन, ठीक है।
तो सॉलिड आपका लिक्विड में डिजोल्व हो गया। अब आपने उसी पानी में बेटा क्या किया, 1 स्पून शुगर और डाल दी, तो वो शुगर भी पानी के अंदर घुल जाएगी। फिर आपने उसी पानी में 1 स्पून शुगर और डाल दी, वो भी घुल जाएगी। 1 स्पून और डाल दी, वो भी घुल जाएगी। लेकिन अब धीरे धीरे रेट क्या हो जाएगा, डिजोल्व होने का कम हो जाएगा, क्योंकि जो वाटर के बीच में खाली स्पेस था अब वो धीरे धीरे भरने लग गया। तो बीच में खाली स्पेस कम होने की वजह से अब शुगर के पार्टिकल के डिजोल्व होने का रेट पहले के कंपेयर में कम हो जाएगा। लेकिन हम फिर भी शुगर डालते जा रहे हैं, वो फिर घुलता जा रहा है, और शुगर डाल दी और घुलती जा रही है। एक स्टेज आपकी क्या आएगी, हाँ आपको टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर प्रेशर ये सब कंडीशंस आप चेंज नहीं करोगे। अब एक स्टेज क्या आएगी कि भाई आपकी शुगर है वो वाटर में डिजोल्व होना बंद कर देगी। ऐसा होगा बेटा, क्योंकि एक स्टेज ऐसी आएगी जब लिक्विड के बीच में खाली स्पेस बचेगा ही नहीं। जब वाटर मॉलिक्यूल के बीच में खाली स्पेस बचा ही नहीं, तो अब शुगर के पार्टिकल जाए कहाँ, कहीं नहीं जा पाएंगे, स्पेस तो बचा ही नहीं है। तो उस स्टेज पे क्या होगा, जो आपकी शुगर है वो वाटर में डिजोल्व होना बंद हो जाएगी। मतलब आप कह सकते हो ये सैचुरेशन का पॉइंट आ गया, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन अराइजेस। और इस पॉइंट पे जो सॉल्यूशन आपका बन के तैयार होता है उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसे हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th-10th क्लास में, वो सॉल्यूशन जिसमें और ज्यादा अमाउंट हम सोल्यूट का डिजोल्व ना कर सके। द सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सोलवेंट। जब किसी सोलवेंट में सोल्यूट का घुलना बंद हो जाता है कि भाई बस अब लिमिट क्रॉस हो चुकी है, अब इसमें और ज्यादा सोल्यूट आपका डिजोल्व नहीं हो पाएगा, तो उस पॉइंट को हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। ठीक है बेटा, समझ गए बात को। तो उस पॉइंट पे आपकी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाती है। मतलब जो आपका, अब अगर मान लो आप शुगर पानी में डाल रहे हो, सैचुरेशन पॉइंट आ गया, चीनी ने पानी में घुलना बंद कर दिया, तुम उसमें अब भी शुगर डाले जाते हो, तो अब वो शुगर पानी में डिजोल्व नहीं होगी, वो एज इट इज पानी के अंदर पड़ी रहेगी क्रिस्टल की फॉर्म में। तो अब आपका जो रेट था ना डिजोल्व होने का शुगर का, वो इक्वल हो गया है रेट ऑफ अनडिजोल्व शुगर के। या आप ये कह सकते हो रेट ऑफ डिजोल्यूशन becomes equal to rate of crystallization. Rate of dissolution becomes equal to rate of crystallization. ठीक है, तो उस पॉइंट पे आपकी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाती है between the two component. ओके, आपको ये सारी बातें समझ में आई बेटा, बोलो। ये आपकी इक्विलिब्रियम होगी सॉलिड और लिक्विड में। किसमें हुई बेटा, सॉलिड और लिक्विड में हुई। हाँ भी समझ में आया? यस मैम। ठीक है बेटा, एक और एग्जांपल आप लोग देखिए। मान लीजिए बेटा मैंने एक थर्मस फ्लास्क लिया, एक थर्मस मैंने लिया, जो बेटा आजकल बड़े अच्छे अच्छे थर्मस आते हैं मार्केट में। ठीक है बेटा, जो आपकी इंसुलेटेड बोटल्स आती है, ठंडे पानी को ठंडा रखती है, गर्म को गर्म, जो टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। अब बेटा मान लो मैंने वैसे ही पानी, उस बोतल में मैंने ठंडा पानी भी डाल दिया और मैंने उसमें आइस भी डाल दी। मैंने उसमें ठंडा पानी भी डाल दिया और आइस भी डाल दी, और आप उसको बोतल में एज इट इज रख दो फॉर 2 to 3 आवर्स, और आप उसको 2 से 3 घंटे के बाद देखो, तो आप बताओ क्या होगा। जो बर्फ थी वो मेल्ट हो जाएगी या जो ठंडा पानी था वो फ्रीज हो जाएगा? बोलो बेटा, मैं क्या कह रही हूँ। मैंने एक कंटेनर लिया, ये इंसुलेटेड कंटेनर है, मतलब इसके अंदर बाहर से हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता, इसकी इंसुलेटेड वाल है। अब मैंने इसमें क्या किया, आइस के पीस भी डाल दिए बेटा, हमने इसमें आइस के पीस भी डाल दिए, साथ में कोल्ड वाटर भी डाल दिया, साथ में क्या डाल दिया, कोल्ड वाटर भी डाल दिया। ठीक है बेटा, अब हमने इसको 1-2 घंटे तक यूं ही छोड़ दिया, तो आप बताओ क्या कोई चेंज होगा बेटा? प्लीज मुझे आंसर दे, क्लास में आए हो तो आंसर दिया करो। बोलो बेटा, आपने इसको 2-3 घंटे ऐसे ही छोड़ दिया, 2-3 घंटे के बाद आप लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, बताइए भी, शाबाश, बोलो बेटा। मैम आइस कुछ कुछ वाटर में मेल्ट होना स्टार्ट कर देगी। हाँ, और फिर वाटर कुछ कुछ फ्रीज होना शुरू नहीं कर देगा बेटा। इंसुलेटेड कंटेनर है, इंसुलेशन पॉइंट उसका ज्यादा है बेटा, 10-12 घंटे तक कोई भी चेंज नहीं होगा। तो अगर आप उसको 2-3 घंटे के बाद भी देख रहे हो, तो आपने ये देखा कि जितनी आइस पहले थी उतनी अब है,
जैसा ठंडा पानी पहले था वैसा ही अब है। या आप ये कह सकते हो बेटा, मान लो थोड़ी बहुत आपकी आइस मेल्ट हुई भी होगी तो थोड़ा बहुत आपका पानी फ्रीज भी तो हुआ होगा भाई। अगर आपकी आइस थोड़ी बहुत मेल्ट हो रही है तो उस आइस के कांटेक्ट में आने से थोड़ा बहुत ठंडा पानी फ्रीज भी तो हो रहा होगा। मतलब इसके अंदर तुम्हें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वाल इसकी इंसुलेटेड है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा बेटा। वैसे तो कोई भी सिस्टम परफेक्टली इंसुलेटेड तो होता ही नहीं है, लेकिन हम किसी सिस्टम को इंसुलेटेड बना सकते हैं फॉर द सम टाइम, फॉर 2 to 3 आवर्स, फॉर 12 आवर्स, फॉर 24 आवर्स। भाई इसके बाद तो आइस ने पिघलना ही है, पानी ठंडे से गर्म होना ही है, लेकिन कुछ टाइम तक, कुछ घंटों तक उसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। मतलब जितना आपका आइस के मेल्ट होने का रेट है उतना ही वाटर के फ्रीज होने का रेट भी होगा। इसका मीनिंग सॉलिड और लिक्विड में क्या होगा, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगी। बेटा ये फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है +1 में और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस चैप्टर से 3 या 4 क्वेश्चन कंफर्म होते हैं। पूरा बेटा 1 महीने में होगा ये चैप्टर आपका। तो सॉलिड एंड लिक्विड इक्विलिब्रियम का एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा बेटा। तो इसमें क्या होगा, जो आपका रेट है मेल्टिंग ऑफ आइस का, जो आपका रेट है मेल्टिंग ऑफ आइस का, वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर, दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर। मतलब आप ये कह सकते हो जो H2O है सॉलिड, आइस की फॉर्म में वाटर क्या होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। इसने इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रखी है H2O लिक्विड के साथ। H2O सॉलिड और H2O लिक्विड में क्या आ चुकी है, इक्विलिब्रियम आ चुकी है। ठीक है, तो ये आपका पहला एग्जांपल हुआ सॉलिड इन लिक्विड इक्विलिब्रियम का। बताइए आपको ये पहला समझ में आया एग्जांपल, बोलिए बेटा। हाँ भाई, यस मैम। ओके, सभी को समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट। अब इसके बाद बेटा हम सेकंड टाइप करेंगे और सेकंड टाइप हमारी है लिक्विड एंड वेपर इक्विलिब्रियम। लिक्विड एंड वेपर इक्विलिब्रियम, सेकंड टाइप इज लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। अब इसका एग्जांपल पहले मैं आपको समझाती हूँ, बाद में फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम बेटा बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है इसका। मान लीजिए बेटा आपने एक कंटेनर में पानी लिया, आपने उसको बिल्कुल टाइट ढक्कन से उसकी लीड लगा दी, मतलब गर्म होने पर वेपर बाहर नहीं आने चाहिए। आपने एक कंटेनर लिया, उसको बिल्कुल टाइट लीड से आपने कवर कर दिया और आपने उस पानी को गर्म करना शुरू किया और आपने उससे बेटा कंटेनर पे ऐसे मार्क निशान लगा दिया कि भाई यहाँ तक इसमें पानी भरा हुआ है। आपने उस कंटेनर को आधे घंटे तक गर्म किया, पानी को आपने आधे घंटे तक गर्म किया। अब कंटेनर बंद है, तो आप बताओ तुम पानी को गर्म कर रहे हो तो कंटेनर के अंदर क्या चेंज होगा, धीरे धीरे बेटा आप हीट कर रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने पर वाटर आपका हीट होना शुरू होगा, धीरे धीरे पानी से वेपर बनने लग जाए। बेटा धीरे धीरे वाटर से क्या होगा, वेपर बनने लग जाएंगे, ऐसा होगा। अब बेटा वेपर बनना है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, उसे हम क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। उसे हम क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। अब बेटा वेपर बनने लगे, पानी उबल रहा है, उससे भाप बन रही है, लेकिन वो भाप आपकी कंटेनर से बाहर नहीं आ रही। बाहर क्यों नहीं आ रही, क्योंकि ढक्कन आपने बिल्कुल टाइट लगा रखा है, बाहर आने का स्पेस है ही नहीं। तो वो भाप आपकी अंदर ही अंदर क्या करेगी, टकराएगी। बेटा वेपर जो है वो मॉलिक्यूल आपस में भी टकराएंगे, वो वॉल ऑफ कंटेनर से भी टकराएंगे, ठीक है, सरफेस ऑफ लिड से भी टकराएंगे। और जब वेपर के मॉलिक्यूल आपस में स्ट्राइक करेंगे तो वो वहीं पर ही कंडेंस होके लिक्विड ड्रॉपलेट बना देंगे। क्या बना देंगे, लिक्विड ड्रॉपलेट बना देंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा बेटा, जितना आपका वाटर से वेपर बनेगा उतना ही वेपर दोबारा कंडेंस होके वाटर बना देगा। जितना पानी से भाप बन रही है उतनी भाप दोबारा इकट्ठे होके पानी भी बना रही है। अब आपने ऐसे आधे 1 घंटे तक उस कंटेनर को गर्म किया और आपने 1 घंटे के बाद उस कंटेनर के बंद करके ढक्कन को ओपन करके देखा। एक तो आप क्या देखोगे, जो आपकी लीड है उसके नीचे वाले सरफेस पे बहुत सारा पानी होगा। ये बेटा लाइव एग्जांपल है, सबको पता है। और प्लस में आप क्या देखना, जो आपने निशान पहले लगाया था
1 घंटे के बाद भी आप पानी की वॉल्यूम चेक करना, जितना पानी पहले था 1 घंटे के बाद भी उतना ही पानी है, उसमें चेंज नहीं आया। 1 घंटे आपने पानी को गर्म कर लिया लेकिन वॉल्यूम अब भी एज इट इज है, चेंज नहीं आया। तो बताओगे ऐसा क्यों हुआ? शाबाश, कोई बोलेगा बेटा? वेरी गुड, बताओ बेटा। ये पॉइंट आपको समझ में आया मैंने क्या बताया? अच्छा, सेकंड क्लास भी सेम लिंक से कनेक्ट करना सभी, ठीक है? मैं नया लिंक नहीं भेजूंगी बेटा, इसी लिंक से कनेक्ट करना। आपका वाटर है, वाटर को आपने हीट किया, वेपर में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन। इसे हम क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन। जो वेपर है, वेपर दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। क्योंकि आपका क्लोज कंटेनर है, तो क्लोज्ड कंटेनर में तो क्या होगा, जितना आप